नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ऊंचे और गरिमामयी पद की। जी हां, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 में आर्टिकल्स 52 से लेकर 143 तक इस सर्वोच्च पद के बारे में सब कुछ बड़ी बारीकी से लिखा गया है। तो चलिए आर्टिकल्स के बिल्कुल सही क्रम में चलते हुए इस पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पद, शक्तियों और चुनाव से, फिर कार्यकाल, योग्यताओं और शपथ को देखेंगे, उसके बाद महाभियोग, क्षमादान की शक्तियों और अंत में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के प्रावधानों को समझेंगे। तो आइए भाग 1 से शुरू करते हैं। पद, शक्तियां और चुनाव। आर्टिकल 52 से 55। आर्टिकल 52 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का फर्स्ट सिटीजन यानी प्रथम नागरिक है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक पद नहीं है। आर्टिकल 53 के तहत केंद्र की सारी एग्जीक्यूटिव पावर और हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांड इसी पद के पास होती है। जैसा कि हम जानते हैं, फिलहाल इस अहम पद पर हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। अब आते हैं आर्टिकल 54 पर, जो इलेक्टरल कॉलेज की बात करता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैच है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए सिर्फ इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्य ही वोट कर सकते हैं। नॉमिनेटेड सदस्यों को इसमें जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है। मकसद बड़ा साफ है, ये सुनिश्चित करना कि देश के सर्वोच्च पद का चुनाव सीधे तौर पर जनता के असली प्रतिनिधियों द्वारा ही हो। इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए हिस्सा लेते हैं। और ये वोटिंग कोई आम वोटिंग नहीं है। आर्टिकल 55 एक बहुत ही शानदार मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है। हर विधायक और सांसद के वोट की एक खास वैल्यू होती है, जिसे इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि अलग अलग पॉपुलेशन वाले राज्यों के बीच एकदम परफेक्ट बैलेंस बना रहे। मतलब इससे पूरे देश में केंद्र और राज्यों के बीच एक कमाल की गणितीय समानता सुनिश्चित होती है। वोटिंग का तरीका भी काफी खास है। इसमें सीक्रेट बैलेट के साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में कहें तो वोटर्स अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं। ये सिस्टम इस बात की पक्की गारंटी देता है कि जीतने वाले को सिर्फ सबसे ज्यादा वोट ही ना मिले, बल्कि उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी पूर्ण बहुमत हासिल हो। तभी तो वो पूरे देश की वास्तविक सहमति का प्रतीक बन पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। कार्यकाल, योग्यताएं और शपथ, आर्टिकल 56 से 60। अगर आर्टिकल 58 में दी गई योग्यताओं की बात करें तो हमारे लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत और इंक्लूसिव बात सामने आती है। देखिए, अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति बनने के लिए वहीं जन्म लेना जरूरी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के जरिए भी भारत का नागरिक बना है तो वो बिल्कुल राष्ट्रपति बन सकता है। बस उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद संभालने से ठीक पहले आर्टिकल 60 के तहत एक बेहद अहम शपथ ली जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ये शपथ दिलाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति संविधान और कानून के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण यानी उसे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कसम खाते हैं। ये संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा है जो सीधे राष्ट्रपति के कंधों पर होता है। अब चलते हैं भाग 3 पर, महाभियोग और पद रिक्ति, आर्टिकल 61 से 65। सोचिए, अगर उस इतनी बड़ी शपथ का उल्लंघन हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए आर्टिकल 61 में संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया बताई गई है। पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, जिस पर 1/4 सदस्यों के साइन हो। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और इसे पास करने के लिए दोनों सदनों की टोटल मेंबरशिप का 2/3 विशेष बहुमत चाहिए होता है। ये नंबर अचीव करना इतना मुश्किल है कि भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अगर किसी वजह से जैसे मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग के कारण पद अचानक खाली हो जाए तो आर्टिकल 62 एक सख्त डेडलाइन देता है। हर हाल में सिर्फ 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। देश को एक दिन के लिए भी लीडरशिप के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। तो इन 6 महीनों तक देश का मुखिया कौन होगा? इसका जवाब आर्टिकल 65 में है। जब तक नए निर्वाचित राष्ट्रपति अपना ऑफिस नहीं संभाल लेते, तब तक भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं और उनके सारे दायित्वों को पूरा करते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षमादान और मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 72 से 74।
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान यानी पार्डनिंग की बहुत ही पावरफुल शक्तियां देता है। इसमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, कम्यूटेशन यानी लघुकरण और रेमिशन यानी परिहार। कम्यूटेशन का मतलब है सजा के नेचर को बदलना, जैसे कठोर कारावास को साधारण जेल में बदल देना, जबकि रेमिशन में सजा का नेचर वही रहता है, बस उसकी अवधि कम कर दी जाती है। मान लीजिए 2 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो राज्यों में राज्यपाल भी करते हैं। बिल्कुल, आर्टिकल 161 के तहत उनके पास भी पावर्स हैं, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां एकदम एक्सक्लूसिव हैं। कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालतों की सजा माफ करना और फांसी की सजा को पूरी तरह से माफ करना, ये काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, गवर्नर नहीं। लेकिन रुकिए, क्या राष्ट्रपति ये सारी अपार शक्तियां अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं? यहीं पर आता है आर्टिकल 74 और एसआर बम्बई केस का ऐतिहासिक फैसला। असल में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य हैं। और तो और आर्टिकल 74 का क्लॉज 2 ये साफ कर देता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जांच कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता। ये जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बाहर है। और अंत में भाग 5, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, आर्टिकल 143। संविधान के भाग 5 में आगे चलकर हमें आर्टिकल 143 मिलता है, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का प्रावधान है। अगर कभी सरकार के सामने कानून या पब्लिक इंटरेस्ट का कोई बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल खड़ा हो जाए, तो राष्ट्रपति सीधे सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन मांग सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी बड़े संवैधानिक टकराव को होने से पहले ही रोक लेता है। तो हमने राष्ट्रपति पद के इन तमाम आर्टिकल्स को सही क्रम में बहुत गहराई से समझा। एक तरफ राष्ट्रपति के पास इतनी विशाल शक्तियां हैं और दूसरी तरफ मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होने की सख्त शर्त। इस पूरे बैलेंस को देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र के प्रमुख हैं, या इस विशाल लोकतांत्रिक ढांचे में उनका रोल कहीं ज्यादा गहरा और प्रभावशाली है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।